साथियों आज की इस वीडियो में संविधान को पूरी तरीके से कंप्लीट किया जाएगा मात्र 100 क्वेश्चंस के माध्यम से। साथियों आपकी आने वाले समय में जो भी परीक्षा है उस परीक्षा में पॉलिटी के जितने भी क्वेश्चंस आएंगे वो सारे के सारे क्वेश्चन साथियों इन्हीं 100 क्वेश्चंस में से आपसे पूछे जाएंगे। तो अपनी परीक्षा को क्रैक करने के लिए इन 100 क्वेश्चंस को देखिए और पूरे संविधान का निचोड़ एक तरीके से साथियों यहां पर पेश किया गया है और आप सभी को समर्पित किया जाता है आपके एग्जाम के लिए। तो क्लास आपकी साथियों शुरू हो चुकी है। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। एग्जाम में साथियों अगर आपको पास होना है तो इन 100 सवालों के जवाब आपको मालूम होना चाहिए, क्योंकि संविधान की अगर बात करें बहुत इंपॉर्टेंट होता है साथियों जी के विषय में। ठीक है ना। चलिए तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है कि संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कब हुआ था। अगर आपसे पूछा जाए संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कब हुआ था तो 9 दिसंबर 1946 आपको बताना है। लेकिन अगर आपसे यह पूछा जाता कि संविधान सभा का द्वितीय अधिवेशन कब हुआ तो ठीक इसके 2 दिन बाद यानी कि 11 दिसंबर 1946 को दूसरा अधिवेशन हुआ। अच्छा, पहले अगर आपसे यह हो सकता है पूछ लिया जाए कि प्रथम अधिवेशन में किसको अध्यक्ष बनाया गया था संविधान सभा का, तो आप लोग ध्यान रखेंगे वहां पर देखा गया कि सबसे उम्रदराज कौन है, सबसे बुजुर्ग आदमी कौन है। तो वहां पर साथियों किसका नाम सबसे पहले आता है। दो तरह के प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। एक तो आपसे साथियों पूछा जाता है कि संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे, अस्थायी अध्यक्ष कौन थे। तो वहां पर देखा जाता है सबसे बुजुर्ग कौन है, तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा साथियों ये वहां पर सबसे बुजुर्ग आदमी थे, इसलिए इनको पहले अधिवेशन में जो 9 दिसंबर 1946 को हुआ था उस समय साथियों इनको क्या बना दिया जाता है, अध्यक्ष बना दिया जाता है। तो अस्थायी अध्यक्ष पूछे तो सच्चिदानंद सिन्हा बताना, अगर स्थायी अध्यक्ष पूछे साथियों तो आपको बताना है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद साथियों 11 दिसंबर 1940 को संविधान सभा ने इनको एक तरीके से स्थायी अध्यक्ष के रूप में चुना था। अब उसके बाद देखिए अगले नंबर का क्वेश्चन है कि संविधान सभा के द्वारा भारतीय संविधान को कब पारित किया गया। देखिए दो तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। आपसे पूछा जाता है कि एक तो पारित कब किया गया ये बताइए, तो कभी भी आपसे पूछा जाए पारित कब किया गया तो 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा को पारित किया गया। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि ये लागू कब किया गया तो लागू कब किया गया 26 जनवरी 1950 को साथियों ये लागू किया गया, ये भी आपको मालूम होना चाहिए। अगर आपसे पूछा जाए कि संविधान को कब अंगीकृत किया गया तो तब भी आपको साथियों 26 नवंबर 1949 ही बताना है। ठीक है ना। पूरी तरीके से लागू कब किया गया तब तो आप क्या बताओगे 26 जनवरी 1950 बताओगे। तो ये अंगीकृत है, पारित है, प्रभावी है, लागू है, अलग अलग तरीके से साथियों एग्जाम में आपसे प्रश्न पूछा जाता है। तो सारी जानकारी मैंने आपको दे दी। अब उसके बाद देखिए नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है कि भारत का संविधान लिखा गया तो कितना उसको समय लगा। देखिए अगर एक्यूरेट में आपको बताऊं तो 2 साल 11 महीने 18 दिन का समय लगा। तो मैं कह सकता हूं साथियों 2 वर्ष से अधिक किंतु 3 वर्ष से कम समय का अवधि की अगर बात करें इतना समय लगा तो भारत का संविधान लिखा गया। मैं आपको बता चुका हूं 2 साल 11 महीने 18 दिन में लिखा गया। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि संविधान सभा का जो प्रारूप था इस पर कितने दिन तक बहस चली साथियों 114 दिन तक बहस चली। और आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि पूरे संविधान को बनाने में कितने रुपए खर्च हुए तो 63,96,729 रुपए खर्च हुए, ये भी आपको साथियों मालूम होना चाहिए। चलिए उसके अलावा साथियों अभी मैंने आपको बताया था कि संविधान को कब पारित किया गया तो 26 नवंबर 1949 को पारित किया गया और 26 नवंबर को एक दिवस मनाया जाता है जिसको संविधान दिवस कहा जाता है। यह पॉइंट भी आपको साथियों मालूम होना चाहिए। अब उसके बाद देखिए भारतीय संविधान सभा में कुल कितनी महिलाएं सदस्य थी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। तो अगर पूछा जाए कितनी महिलाएं सदस्य थी तो 15 महिलाएं सदस्य थी। आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर साथियों सी के साथ जाएगा। चलिए उसके बाद देखेंगे नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। साथियों अभी तक अगर आपने इस वीडियो को लाइक ना किया हो तो तुरंत वीडियो को लाइक करके साथियों एक प्यारे से कमेंट के माध्यम से बता दीजिएगा कि ये क्लास आपको कैसी लग रही है। और चैनल पर साथियों आप लोग नए हैं, चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब ना किया हो तो तुरंत साथियों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप चाहते हैं साथियों वाकई सिलेक्शन लेना चाहते हैं 2024 में आप सिलेक्शन लेना ही लेना चाहते हैं तो मेरा जो कंटेंट आपको सीधा सीधा साथियों एग्जाम में देखने को मिले। अब उसके बाद देखिए खैर संविधान सभा के पहले अध्यक्ष कौन थे तो मैं आपको बता चुका हूं साथियों पहले अध्यक्ष की यहां पर बात की गई है। तो पहले अध्यक्ष साथियों कौन थे, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। लेकिन स्थायी अध्यक्ष की अगर बात करता तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद साथियों आप लोग बताते। उसके बाद देखिए साथियों अगले नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद कहता है कि भारत राज्यों का एक संघ होगा। तो अनुच्छेद 1 के बारे में साथियों आपको मालूम होना चाहिए। ये अनुच्छेद 1 क्या कहता है, ये कहता है कि भारत जो है ना भारत ये राज्यों का एक संघ है। ये कौन सा अनुच्छेद कहता है, ये अनुच्छेद 1 कहता है। अगर अनुच्छेद 2 की बात करें साथियों तो इसमें जो नए नए राज्यों की स्थापना के बारे में लिखा है, पूछा जाता है नए राज्यों की स्थापना के विषय में कौन सा अनुच्छेद कहता है तो अनुच्छेद 2 कहता है, ये आपको मालूम होना चाहिए। चलिए अब उसके बाद देखिए अगले नंबर का क्वेश्चन है कि भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन साथियों कब किया गया। देखिए यहां पर अगर बात करें केंद्र सरकार की अगर बात करें तो इसने साथियों एक आयोग का गठन किया जिसका नाम है पुनर्गठन आयोग। राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया साथियों। क्यों गठन किया इसका गठन इसलिए किया कि भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन करने के लिए। प्रश्न आपसे यह पूछा जाता है कि केंद्र सरकार ने राज्य पुनर्गठन आयोग का अध्यक्ष किसको नियुक्त किया था तो फजल अली को नियुक्त किया था। अगर पूछा जाए कि राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन कब किया गया तो 1953 में साथियों। ठीक है, इसका गठन किया गया। और अगर बात करें साथियों क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष किया गया तो 1956 में किया गया। ठीक है,
राज्यों का पुनर्गठन कब किया गया? 1956 में किया गया। लेकिन राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन कब किया गया? 1953 में किया गया। तो ये दोनों बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखिए अगले नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है कि भारतीय संविधान के स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के आदर्श वाक्य साथियों ये कहां से लिए गए हैं? तो ये कहां से लिए गए हैं? ये फ्रांस के संविधान से लिए गए हैं। आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ। संविधान की आत्मा के रूप में साथियों किसको जाना जाता है बताइए? तो जो संविधान की प्रस्तावना है ना साथियों, तो इस संविधान की प्रस्तावना को ही क्या कहा जाता है? संविधान की आत्मा कहा जाता है। ये आपको मालूम होना चाहिए। देखिए ये क्वेश्चन तो आपसे बहुत बार पूछा जा चुका है, लेकिन अब आपसे ये पूछा जा सकता है कि किस व्यक्ति ने संविधान की प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा था? तो ठाकुर दास भार्गव इनका नाम था। क्या? ठाकुर दास भार्गव इनका नाम था और इन्होंने ही संविधान की प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा। अब उसके बाद देखिए साथियों अगले नंबर का क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में कौन सा अधिकार शामिल है बताइए? तो अगर बात करें साथियों वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार कौन से अनुच्छेद में है? तो कहोगे साथियों आप अनुच्छेद 19 में है। देखिए और भी क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं कि समानता का अधिकार कौन से अनुच्छेद में? तो अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक साथियों समानता के अधिकार के बारे में बताया गया है। स्वतंत्रता के अधिकार के बारे में अनुच्छेद 19 से लेकर 22 तक में बताया गया है और शोषण के विरुद्ध अधिकार के बारे में अनुच्छेद 23 और 24 में बताया गया है। और जो धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार है इसके बारे में अनुच्छेद 25 से लेकर 28 में बताया गया है। ये आपको मालूम होना चाहिए। और संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार के बारे में अनुच्छेद 29 और 30 में बताया गया है। और एक और साथियों संवैधानिक उपचारों के अधिकार के बारे में अनुच्छेद 32 में बताया गया है। ये आपको मालूम होना चाहिए। सब कुछ साथियों पूरे संविधान को रिवाइज कर डालेंगे। जितना भी अभी तक आपने पढ़ा है वो सब कुछ साथियों आज रिवीजन भी कर लेंगे और बहुत सारा ऐसा कुछ नया आप सीखेंगे साथियों। बहुत सारा कंटेंट यहां से नया आप आज लेकर जाएंगे जो आपको डायरेक्ट एग्जाम में साथियों देखने को मिले। तो आप लोगों को साथियों बिल्कुल बने रहना है, वीडियो में बने रहना है और जो आपको साथियों दिया जा रहा है कंटेंट वो एग्जाम को पास करने वाला ही कंटेंट है। बिल्कुल टू द पॉइंट हम लोग बात कर रहे हैं। कोई एग्जाम से हटकर एक क्वेश्चन भी नहीं है, एक लफ्ज भी एग्जाम से हटकर नहीं है। चलिए तो कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण करता है? एग्जाम में डायरेक्ट आपसे पूछा जाएगा कि कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण करता है? तो अनुच्छेद 29 साथियों आपको बताना है। उसके बाद देखिए कि किसके पास मौलिक अधिकार को लागू करने की शक्ति है? तो किसके पास है साथियों? सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों के पास मौलिक अधिकार लागू करने की शक्ति है। उसके बाद देखेंगे अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार की अवधारणा का स्रोत है, यानी कि मौलिक अधिकार साथियों ये कहां से लिए गए हैं? तो ये तो यूएसए से लिए गए हैं। आंसर आपका जाना चाहिए ऑप्शन नंबर ए के साथ। अगर ऑप्शन नंबर ए तो बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए साथियों शिक्षा का अधिकार एक मौलिक अधिकार है जो किससे संबंधित है? आपसे पूछा जा रहा है साथियों बताइए। शिक्षा का अधिकार एक मौलिक अधिकार है जो कि संबंधित है साथियों अनुच्छेद 21 के आ से। किससे संबंधित है? अनुच्छेद 21 के आ से संबंधित है। ये आपको मालूम होना चाहिए। चलिए संवैधानिक उपचारों के अधिकार के तहत आता है, यानी कि जो संवैधानिक उपचारों का अधिकार है ये क्या है? ये मौलिक अधिकार है, कानूनी अधिकार है, संवैधानिक अधिकार है या प्राकृतिक अधिकार है? तो अभी से साथियों मैंने आपको सारे मौलिक अधिकार बताए थे। मैंने संवैधानिक उपचारों के अधिकार के बारे में भी आपको बताया था। तो ये क्या है? ये एक मौलिक अधिकार है साथियों। कभी भी अगर किसी भी व्यक्ति के, किसी भी नागरिक के अगर मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है तो उसके बाद क्या किया जाता है? अनुच्छेद 32 की अगर बात करें तो अनुच्छेद 32 के अंतर्गत साथियों सर्वोच्च न्यायालय द्वारा रिट जारी की जा सकती है। और ये रिट कितने प्रकार की होती है? आपसे पूछा जाएगा कितने प्रकार की रिट होती है? तो 5 प्रकार की साथियों रिट होती है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। आपसे पूछा जा रहा है कि भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद विधिक समता यानी कि कानून के सामने समानता से संबंधित है? बताइए। तो अनुच्छेद 14 की जब हम साथियों बात करते हैं तो ये विधि के समक्ष समानता के अधिकार से संबंधित है, यानी कि विधिक समता से संबंधित है, कानून के सामने समानता से संबंधित है। तो आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ, यानी कि इसमें लिखा हुआ है कि कानून की नजर में हर एक व्यक्ति क्या रहेगा? समान रहेगा। जो इसको सजा मिलेगी वही वही सजा इसको मिलेगी। ऐसा नहीं है गरीब को ज्यादा उम्र की सजा मिलेगी और अमीर व्यक्ति को कम सालों की सजा मिलेगी। तो विधि के समक्ष समानता है, ये आपको मालूम होना चाहिए। अब उसके बाद देखिए साथियों नेक्स्ट नंबर का प्रश्न है कि इनमें से किसमें मौलिक कर्तव्यों को उल्लिखित किया गया है? बताइए। देखिए मौलिक कर्तव्यों की अगर बात करें ना तो इसको किसमें उल्लिखित किया गया है? भाग 4 में उल्लिखित किया गया है। ये आपको मालूम होना चाहिए। जब हम भाग 2 की बात करते हैं तो इसमें नागरिकता से संबंधित प्रावधान है। भाग 3 की बात करते हैं साथियों तो इसमें मौलिक अधिकारों से संबंधित प्रावधान है। भाग 4 की बात करते हैं तो नीति निर्देशक तत्वों के सिद्धांत की बात है। लेकिन भाग 4 का की बात करते हैं तो इसमें मौलिक कर्तव्यों से संबंधित प्रावधान है। कुल मिला के आंसर अगर आपका ऑप्शन नंबर ए है तो बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए साथियों नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है और आपसे यहां पर पूछा जा रहा है साथियों के संविधान संशोधन के माध्यम से भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य सम्मिलित किए गए थे? चलिए तो क्या होगा साथियों, इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब बताने की कोशिश करेंगे आप सभी लोग। बताइए तो शुरुआत में साथियों कितने मौलिक कर्तव्य थे? तो शुरुआत में तो 10 मौलिक कर्तव्य थे। देखिए मैं आपको बताता हूं, एक समिति है सरदार स्वर्ण सिंह समिति, इसके कहने पर ही साथियों संविधान में अगर बात करें मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया। और कौन से संविधान संशोधन की एक मैं अगर बात बताऊं तो 42वें संविधान संशोधन के तहत साथियों 10 मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया था। लेकिन अगर बात करें 2002 में साथियों एक संशोधन होता है 86वां संविधान संशोधन, इसके तहत एक और मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया जाता है। वो कौन सा मौलिक कर्तव्य होता है मैं आपको बता देता हूं। जो 6 से 14 वर्ष तक के बच्चे होते हैं ना, इन बच्चों को शिक्षा का अवसर उपलब्ध कराना, ये एक एक्स्ट्रा साथियों मौलिक कर्तव्य जुड़ जाता है।
तो अगर अभी आपसे पूछे तो वर्तमान समय में साथियों 11 मौलिक कर्तव्य हैं, लेकिन पहले साथियों कितने थे? तो 10 थे। उसके बाद देखिए भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य दिए गए हैं आपसे पूछा जा रहा है, साथियों बताने की कोशिश करेंगे। तो अगर बात करें साथियों ऐसी अगर बात आए तो यहां पर सी होगा, 11 मौलिक कर्तव्य होगा। यहां पर साथियों कुछ मिसिंग है, यहां पर हो सकता हो यहां पर लिखा हो 42वां, यहां पर कुछ मिसिंग मुझे लग रहा है। 42वां संविधान संशोधन के माध्यम से अगर पूछा जाए तो साथियों आपको 10 बताना है, लेकिन अगर यहां पर 42वां संविधान संशोधन कुछ ना लिखा हो, सिर्फ पूछा जाए संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं, तो आपको साथियों 11 बताने हैं। दोनों पॉइंट आप लोग ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है कि भारतीय संविधान के लिए डीपीएसपी यानी कि राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत निम्नलिखित में से किस संविधान से प्रेरित है? बताइए। चलिए, तो यहां पर साथियों आपका राइट आंसर क्या हो सकता है बताने की कोशिश करेंगे। तो आंसर अगर आपका है आयरलैंड के साथ तो बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। आप लोग ध्यान रखेंगे साथियों जो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत लिए गए हैं वो आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। उसके बाद देखिए साथियों अगले नंबर का प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, निम्न में से क्या भारतीय नागरिकों को आर्थिक न्याय प्रदान करता है? तो साथियों कौन भारतीय नागरिकों को आर्थिक न्याय प्रदान करता है? तो आपको मालूम होना चाहिए राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत ही साथियों नागरिकों को आर्थिक न्याय प्रदान करते हैं। आंसर आपका सी के साथ जाएगा। उसके बाद देखिए साथियों ये क्वेश्चन आपसे बहुत पूछा जाता है आपके एग्जाम में कि अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने से संबंधित प्रावधान भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किसके एक भाग के रूप में उल्लिखित है? तो किसके भाग के रूप में साथियों उल्लिखित है? मौलिक कर्तव्य के रूप में साथियों उल्लिखित है। आंसर आपका जाना चाहिए ऑप्शन नंबर सी के साथ। उसके बाद देखिए अगले नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है कि निम्नलिखित में से किसे किसी केंद्र शासित प्रदेश में उच्च न्यायालय स्थापित करने का अधिकार है? अगर संसद साथियों संसद को यह अधिकार है कि किसी भी केंद्र शासित प्रदेश में हाई कोर्ट वो स्थापित कर सकती है। और अगर वर्तमान समय में बात करें भारत में कितने हाई कोर्ट हैं, कितने उच्च न्यायालय हैं, तो साथियों 25 उच्च न्यायालय है। ये बात भी आपको मालूम होना चाहिए। उसके बाद देखिए नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है और आपसे यहां पर पूछा जा रहा है कि लोकसभा में पद धारण करने की न्यूनतम आयु कितनी होती है? अगर कोई लोकसभा में जाना चाहता है, सदस्य बनना चाहता है, लोकसभा का नेता बनना चाहता है, तो कम से कम उसकी आयु 25 वर्ष होना चाहिए। एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। लेकिन अगर पूछा जाए राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए कितनी कम से कम आयु चाहिए होती है, तो 30 वर्ष आयु चाहिए होती है। यह बात भी आपको मालूम होना चाहिए। चलिए, उसके बाद देखिए अगले नंबर का साथियों क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है कि भारत सरकार के पहले विधि अधिकारी का साथियों कौन थे? बताइए। एग्जाम में बहुत पूछा जाता है, लेकिन इससे ज्यादा एक प्रश्न ये आपसे पूछा जाता है कि अगर सबसे पहले मैं आपको इसका राइट आंसर बता देता हूं कि भारत सरकार के पहले विधि अधिकारी कौन है, तो भारत के महान्यायवादी ही भारत सरकार के पहले विधि अधिकारी हैं। एक प्रश्न जो आपसे पूछा जाता है, पूछा यह जाता है कि भारत के कौन से अनुच्छेद में महान्यायवादी के पद का प्रावधान है? तो अनुच्छेद 76 साथियों आपको बताना है। कौन सा अनुच्छेद? अनुच्छेद 76 आप लोग साथियों ध्यान रखेंगे। आपसे अगर यह क्वेश्चन पूछा जाए कि महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करते हैं, तो राष्ट्रपति के द्वारा साथियों बात करें इनकी नियुक्ति की जाती है। यह भी आपको साथियों ध्यान रखना है। उसके बाद देखिए अगले नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। आपसे यहां पर पूछा जा रहा है कि राष्ट्रपति को उनके पद की शपथ साथियों कौन दिलाता है? तो जो भारत के मुख्य न्यायाधीश होते हैं ये साथियों राष्ट्रपति को पद की शपथ दिलाते हैं। आंसर आपका जाएगा बी के साथ। और एक क्वेश्चन और आपसे पूछा जाता है कि राष्ट्रपति के पद की जो शपथ है इसका जिक्र कौन से अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 60 में है। यह भी आपको मालूम होना चाहिए। चलिए, उसके बाद देखिए नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन है कि लोकसभा में मतदान करते समय टाई की स्थिति में किसके पास वोट डालने का अधिकार हो जाता है? मान लीजिए लोकसभा में मतदान हो रहे हैं और टाई की स्थिति हो जाती है, यानी कि दोनों साइड में साथियों बराबर बराबर मत हैं, तो उस फिर साथियों किसके पास ऐसा अधिकार होता है जो वोट डाल सकता है? फिर साथियों स्पीकर के पास वो अधिकार होता है कि जो वो जिसको वोट दे वही जीते। तो टाई की स्थिति में स्पीकर के पास अधिकार होता है वोट डालने का। ये आपको साथियों मालूम होना चाहिए। तो जिनका भी आंसर यहां पर ऑप्शन नंबर बी है तो बिल्कुल करेक्ट हो जाता है भाई। बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। और एक और क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि लोकसभा और राज्यसभा के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करते हैं? तो लोकसभा के स्पीकर करते हैं, यानी कि लोकसभा के अध्यक्ष ही करते हैं। उसके बाद देखिए अगले नंबर का क्वेश्चन है कि भारत में राष्ट्रपति अपना कार्यकाल पूरा होने के पहले अपना त्यागपत्र किसे देते हैं? देखिए दो बातें आपको मालूम होना चाहिए, दो बातें। अगर साथियों उपराष्ट्रपति को त्यागपत्र देना है तो वो राष्ट्रपति को देगा, राष्ट्रपति को त्यागपत्र देना है तो वो उपराष्ट्रपति को देगा। ये दो पॉइंट आप लोग ध्यान रखेंगे और एग्जाम में साथियों यहां से क्वेश्चन आपका बन सकता है, इसलिए मैंने आपको बता दिया। तो भारत में राष्ट्रपति अपना कार्यकाल पूरा होने के पहले अपना त्यागपत्र रिजाइनमेंट किसको देंगे? तो उपराष्ट्रपति को देंगे। उसके बाद देखिए राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत किया जाता है? बताइए। देखिए यहां पर अगर बात करें ना कितने सदस्यों को, देखिए सबसे पहले ये आपको मालूम होना चाहिए कि जो राष्ट्रपति राज्यसभा में जितने लोगों को मनोनीत करते हैं वो किस किस क्षेत्र से आते हैं। उनका संबंध साहित्य से होता है, यानी कि साहित्य में उन्होंने कुछ बढ़िया काम किया हो उनको चयन करते हैं, कला में कुछ अच्छा काम किया हो, विज्ञान में कुछ अच्छा काम किया हो, समाज सेवा के क्षेत्र में उन्होंने कुछ अच्छा काम किया हो, ऐसे लोगों को साथियों राज्यसभा में मनोनीत किया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा। और कितने ऐसे लोगों को किया जाता है? तो साथियों 12 ऐसे लोगों को किया जाता है। ठीक है ना। चलिए, अगर उसके बाद देखिए अगले नंबर का प्रश्न है कि मृत्यु दंड के मामले में क्षमा देने का अधिकार किसे होता है? तो मृत्यु दंड देने के मामले में साथियों क्षमा देने का अधिकार तो राष्ट्रपति के पास ही होता है। और उससे इंपॉर्टेंट एक बात यह है, पूछा आपसे यह जाता है कि राष्ट्रपति मृत्यु दंड के मामले में क्षमा देने का अधिकार होता है उसके पास। ये कौन से अनुच्छेद में इसका वर्णन किया गया है? तो अनुच्छेद 72 में इसका वर्णन किया गया है। यह बात भी आपको मालूम होना चाहिए। तो जिनका भी आंसर यहां पर बी है तो बिल्कुल करेक्ट भाई, बहुत बढ़िया,
वेरी गुड क्लास। साथियों सामान्य के जितने भी टॉप लेवल के क्वेश्चंस बन रहे थे, पूरे 100 के 100 क्वेश्चंस ये बन रहे हैं और इनको साथियों आपने अपनी परीक्षा से पहले एक बार अगर देख लिया, एक नजर साथियों सुपर फास्ट तरीके से अगर आप देख लेते हैं एग्जाम से पहले पहले, या इसका रिवीजन करने के लिए, या अगर आपने पॉलिटी पढ़ रखी हो तो उसका रिवीजन करने के लिए, या अगर कह सकते हैं कुछ भी अगर आपने अभी तक संविधान नहीं पढ़ा है, तो साथियों ये 100 क्वेश्चन एग्जाम को क्रैक करने के लिए काफी होंगे। जो पॉलिटी वाला सेक्शन आएगा ना, वो पूरा साथियों इसी में से ही आप लोग देखेंगे। इसलिए मैं आप सभी से एक रिक्वेस्ट करूंगा कि अधूरा ज्ञान लेकर मत जाइएगा। फिर अगर एग्जाम में साथियों क्वेश्चंस ना बने तो मुझसे ना कहिएगा, क्योंकि हो सकता हो 50 के बाद, हो सकता हो 35 के बाद ऐसे क्वेश्चन आए दमदार, 40 के बाद ऐसे क्वेश्चन दमदार आए जो एग्जाम में साथियों आपकी स्क्रीन पर आपको दिखे। ठीक है ना? चलिए, उसके बाद देखिए भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत उपराष्ट्रपति का चुनाव होता है? तो उपराष्ट्रपति के चुनाव की यहां पर बात की गई है, अनुच्छेद 66 आप लोग ध्यान रखेंगे, उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित है। ठीक है ना? अच्छा, एक अनुच्छेद 63 भी बहुत एग्जाम में पूछा जाता है। आपसे अगर पूछ लिया जाए कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा तो इसका जिक्र किसमें किया गया है? तो अनुच्छेद 63 में किया गया है। तो अनुच्छेद 63 भी मैंने आपको बताया, अनुच्छेद 66 भी मैंने आपको बताया। ये दोनों अनुच्छेद साथियों आप लोग यहां पर ध्यान रखेंगे। चलिए, और अगर उपराष्ट्रपति की बात करें ना, पूछा जाता है कि राज्यसभा के पदेन सभापति कौन होते हैं? तो उपराष्ट्रपति ही होते हैं। वर्तमान समय पर कौन उपराष्ट्रपति है? तो जगदीप धनखड़ है साथियों। ये पॉइंट भी आपको मालूम होना चाहिए। चलिए, उसके बाद देखिए अगला प्रश्न है कि भारत का निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रपति निर्विरोध निर्वाचित हुआ था? बहुत आपके एग्जाम में पूछा जाता है। तो इनका नाम है साथियों नीलम संजीव रेड्डी और इनका कार्यकाल था 1977 से लेकर 1982 तक। एग्जाम में पूछा जाता है कि कौन से राष्ट्रपति निर्विरोध राष्ट्रपति चुने गए? तो नीलम संजीव रेड्डी का नाम आपको मालूम होना चाहिए। आंसर यहां पर जिनका भी ऑप्शन नंबर सी तो बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए भारत के पहले उपराष्ट्रपति कौन थे? देखिए भारत के पहले उपराष्ट्रपति की अगर बात करें ना, तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, इनका नाम आपको मालूम होना चाहिए क्योंकि ये भारत के पहले उपराष्ट्रपति थे। एक क्वेश्चन और आपसे पूछा जाता है कि भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद पहले राष्ट्रपति थे। और अगर बात करते हैं साथियों, अगर अभी वर्तमान समय पर आपसे पूछ लिया जाए कि राष्ट्रपति कौन है, तो कमेंट सेक्शन में साथियों फटाफट आंसर बताइए। उसके बाद देखिए राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष कौन होते हैं? ये आपसे पूछा जा रहा है और ये मैंने आपको बता दिया है साथियों। देखिए, अगर जब हम बात करते हैं कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा, भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा, इसका जिक्र मैं आपको बताया था कि 63 में किया गया है। और राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष साथियों कौन होते हैं? तो उपराष्ट्रपति ही होते हैं। तो जिनका भी आंसर यहां पर ऑप्शन नंबर बी है तो बिल्कुल करेक्ट है। राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष होते हैं उपराष्ट्रपति, लेकिन राज्यसभा के सदस्य नहीं होते हैं। ठीक है ना? उपराष्ट्रपति को बात करें तो इनको मत देने का अधिकार नहीं होता है। चलिए, अब उसके बाद देखिए अगला प्रश्न है राज्यसभा सदस्यता के लिए, यानी कि राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए कम से कम आयु कितनी चाहिए होती है? बताइए। तो राज्यसभा का अगर सदस्य बनना है तो 30 वर्ष आयु चाहिए होती है। अगर लोकसभा का सदस्य बनना है तो 25 वर्ष उम्र चाहिए होती है। उसके बाद देखिए शून्यकाल का मतलब क्या होता है? साथियों, ये आपने शब्द सुना होगा, शून्यकाल का मतलब क्या होता है? तो शून्यकाल का मतलब क्या होता है? जब विपक्ष का प्रस्ताव मान लिया जाए, नहीं, जब कोई अति महत्वपूर्ण विषय चर्चा के लिए उठाया जाए तो उसको साथियों एक तरीके से कहा जा सकता है शून्यकाल। तो कुल मिला के आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है और आपसे यहां पर पूछा जा रहा है साथियों कि लोकसभा के पहले स्पीकर कौन थे? बताइए। देखिए, लोकसभा के पहले स्पीकर कौन थे साथियों? आप लोग ध्यान रखेंगे, जीवी मावलंकर इनका नाम था। पूरा नाम की अगर बात करें तो साथियों जी से गणेश हो जाएगा, वी से वासुदेव हो जाएगा और साथियों मावलंकर हो जाएगा, यानी कि गणेश वासुदेव मावलंकर ही भारत के पहले लोकसभा अध्यक्ष थे। इनके अगर कार्यकाल की बात करें तो 1952 से लेकर 1956 तक साथियों इनका कार्यकाल रहा, ये आपको मालूम होना चाहिए। और वर्तमान समय में लोकसभा के अध्यक्ष कौन है? तो इनका नाम साथियों ओम बिरला है, ये भी आपको मालूम होना चाहिए। लोकसभा की अगर बात करते हैं तो ये निम्न सदन होता है और राज्यसभा साथियों उच्च सदन होता है, ये पॉइंट आपको साथियों मालूम होना चाहिए। उसके बाद देखिए अगले नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है कि भारत सरकार के प्रथम विधि अधिकारी कौन होते हैं? तो भारत सरकार के प्रथम विधि अधिकारी कौन होते हैं साथियों? आप लोग ध्यान रखेंगे, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया होते हैं। हिंदी में अटॉर्नी जनरल को क्या कहा जाता है? महान्यायवादी कहा जाता है। अभी मैंने आपको बताया था कि महान्यायवादी की नियुक्ति, उनके पद, उनकी पद अवधि, वेतन, अधिकार, इसके बारे में उल्लेख कौन से अनुच्छेद में होता है? तो अनुच्छेद 76 में होता है। ठीक है ना? यानी कि अगर आपसे पूछा जाए कि महान्यायवादी की नियुक्ति, योग्यता, वेतन वगैरह के बारे में कौन सा अनुच्छेद कहता है? तो अनुच्छेद 76 कहता है। ये बात आपको मालूम होना चाहिए। भारत सरकार का प्रथम अधिकारी कौन होता है? महान्यायवादी ही होता है, यानी कि अटॉर्नी जनरल ही होता है। तो कुल मिला के अगर आपका आंसर यहां पर ऑप्शन नंबर सी था तो बिल्कुल करेक्ट था। उसके बाद देखिए केंद्रीय सतर्कता आयुक्त अपने पद पर बना रह सकता है, कब तक बना रह सकता है? तो देखिए अगर बात करें, क्या 62 वर्ष तक नहीं, 5 वर्ष तक नहीं साथियों, आप लोग ध्यान रखेंगे 4 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक केंद्रीय सतर्कता आयुक्त अपने पद पर बना रहता है। तो जिन लोगों का भी आंसर यहां पर ऑप्शन नंबर डी है तो बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। उसके बाद देखिए उस भारतीय प्रधानमंत्री का नाम आपसे पूछा जा रहा है जिन्होंने संसद में यह घोषणा की थी कि वह मंडल आयोग की सिफारिश को लागू करेंगे। इस घोषणा से भारत में देशव्यापी शुरू हो गया था। तो उनका नाम साथियों क्या था? वीपी सिंह उनका नाम था। ये आप लोग ध्यान रखेंगे, उन प्रधानमंत्री का नाम क्या था? वीपी सिंह साथियों उनका नाम था, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। चलिए, और एक क्वेश्चन और आपसे पूछा जाता है कि अविश्वास प्रस्ताव के द्वारा हटाए जाने वाले पहले प्रधानमंत्री कौन थे? तो वीपी सिंह थे। ये पॉइंट भी आपको मालूम होना चाहिए। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न है कि संसद के खर्च किसके द्वारा नियंत्रित किए जाते हैं? जो भी संसद के खर्च हैं, इस पर किसका नियंत्रण होता है, किसका कंट्रोल होता है, आपसे पूछा जा रहा है। तो किसका कंट्रोल होता है साथियों? आप लोग ध्यान रखेंगे, सीएजी का कंट्रोल होता है, यानी कि नियंत्रक और महालेखा परीक्षक का साथियों कंट्रोल होता है। ये आप लोग ध्यान रखेंगे। आंसर यहां पर जिनका भी डी है तो बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए भारत सरकार के मुख्य विधि अधिकारी साथियों कौन होते हैं? तो मैं आपको बता चुका हूं, महान्यायवादी होते हैं और इनके
महान्यायवादी की पद अवधि है या योग्यता है या नियुक्ति के बारे में कौन सा अनुच्छेद कहता है? अनुच्छेद 76 कहता है। यह पॉइंट भी आपको याद रखना है। राज्य सरकारों का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? अब आपसे यह पूछा जा रहा है, बताइए। अब यहां पर साथियों राज्य सरकार की बात आ गई है, तो राज्य सरकार की अगर बात आई है तो राज्यपाल का नाम भी आएगा। तो राज्य सरकारों का संवैधानिक प्रमुख कौन होते हैं? राज्यपाल होते हैं। अगर आपसे यह पूछ लिया जाए साथियों कि राज्यपाल की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, तो राष्ट्रपति के द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है। हर राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति ही करते हैं। लेकिन अगर आपसे यह पूछा जाए कि राष्ट्रपति के द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है, इसका वर्ण कौन से अनुच्छेद में है, तो कौन से अनुच्छेद में? अनुच्छेद 155 में है। यह बात आपको साथियों मालूम होना चाहिए। चलिए, उसके बाद देखिए अगले नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में विधान परिषद साथियों है? देखिए, एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, आपसे पूछा जाता है कि वर्तमान समय में विधान परिषद कितने राज्यों में है, तो आप बताओगे 6 राज्यों में है। वो कौन कौन से राज्यों में है विधान परिषद? उत्तर प्रदेश में विधान परिषद है, बिहार में विधान परिषद है, कर्नाटक में विधान परिषद है, महाराष्ट्र में विधान परिषद है और तेलंगाना में विधान परिषद है और आंध्र प्रदेश में विधान परिषद है। तो मैंने इन 3 राज्यों का नाम नहीं लिया, मैंने इस राज्य का नाम भी लिया था कि कर्नाटक में भी विधान परिषद है। तो पूछा जाए कितने राज्यों में विधान परिषद है? 6 राज्यों में विधान परिषद है। कौन कौन से वो राज्य हैं? तो उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, बिहार, महाराष्ट्र। ये 6 राज्यों के नाम आपको मालूम होना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे बच्चे साथियों इस टाइप का क्वेश्चन नहीं कर पाते हैं। अलग-अलग तरीके से क्वेश्चंस पूछा जाता है। कभी-कभी पूछा जाता है कि इनमें से कौन सा वो राज्य है जहां पर विधान परिषद नहीं है, अलग-अलग तरीके से। तो कुल मिला के 6 नाम आप लोग ध्यान है तो इस टाइप का सवाल आप बहुत आराम से कर डालोगे। स्वतंत्र भारत में किसी राज्य की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और यहां पर से साथियों बहुत सारे क्वेश्चंस भी आपके एग्जाम में देखने को मिलते हैं। तो साथियों सबसे पहले अगर बात करें स्वतंत्र भारत की, यहां पर बात की गई है स्वतंत्र भारत की किसी राज्य की पहली महिला राज्यपाल कौन थी साथियों? तो सरोजनी नायडू का नाम आपको मालूम होना चाहिए। अगर पूछा जाए ये किस राज्य की साथियों पहली महिला राज्यपाल थी, तो सरोजनी नायडू जो थी ना, ये उत्तर प्रदेश की पहली महिला राज्यपाल थी। अब चूंकि उत्तर प्रदेश की पहली महिला राज्यपाल थी, तो आपको मालूम होना चाहिए कि इनका जन्म कहां पर हुआ था और कब हुआ था। तो 1879 में तो इनका जन्म हुआ था और कहां पर हुआ था? तो हैदराबाद में साथियों इनका जन्म हुआ था। एक आपसे सवाल पूछा जाता है कि भारत कोकिला किसे कहा जाता है, तो सरोजनी नायडू को ही साथियों भारत कोकिला कहा जाता है। उसके अलावा आप लोग ध्यान रखेंगे कि पूछा जाए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष बनने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी, तो सरोजनी नायडू ही थी। उसके अलावा आपसे पूछा जा सकता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो इन्होंने अध्यक्षता की थी, तो कब की थी और कौन सा इन्होंने अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? तो 1925 में कानपुर अधिवेशन हुआ था। इसकी अध्यक्षता किसने की थी साथियों? सरोजनी नायडू जी ने की थी। यह बात आपको मालूम होना चाहिए। चलिए, उसके बाद देखिए कि उनमें से कौन सी सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति की आयु होती है। तो साथियों ये कब रिटायरमेंट होते हैं? सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश ये 65 वर्ष की उम्र में रिटायरमेंट होते हैं। आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा। यहां पर सर्वोच्च न्यायालय साथियों लिखा हुआ है, अगर यहां पर उच्च न्यायालय लिखा होता तो आंसर आपका 62 वर्ष होता। यानी कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश साथियों 62 वर्ष की उम्र में रिटायर होते हैं और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश साथियों 62 वर्ष, सॉरी, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश 65 वर्ष की उम्र में रिटायरमेंट होते हैं और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश कब रिटायर होते हैं साथियों? 62 वर्ष की उम्र में रिटायर होते हैं। ये बात आपको मालूम होना चाहिए। एक सवाल और आपसे पूछा जाता है कि सर्वोच्च न्यायालय के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे, तो हीरालाल कानिया जी साथियों कौन थे? हीरालाल कानिया जी ही सुप्रीम कोर्ट के पहले मुख्य न्यायाधीश थे। अगर आपसे पूछा जाए कि सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी, तो 28 जनवरी 1950 को साथियों सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई थी। यह बात भी आपको मालूम होना चाहिए। चलिए, अब उसके बाद देखिए अगले नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है कि भारत के उच्चतम न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी, आपसे पूछा जा रहा है। तो इनका नाम आप लोग ध्यान रखेंगे, फातिमा बीबी जी की अगर हम बात करते हैं तो ये सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला न्यायाधीश थी। इनका नाम क्या था? मीरा साहिब फातिमा बीबी जी था। ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। लेकिन अगर आपसे ये पूछा जाए कि उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश कौन थी, तो लीला सेठ थी। ये बात भी आपको मालूम होना चाहिए। उसके बाद देखिए भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायतों के आयोजन के लिए निर्देशित करता है, तो कौन से अनुच्छेद की बात चल रही है साथियों? अनुच्छेद 40 की बात चल रही है। ये अनुच्छेद 40 साथियों राज्य सरकारों को ग्राम पंचायतों के आयोजन के लिए निर्देशित करता है। चलिए, अगर बात करें अनुच्छेद 44 में क्या है, क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है समान नागरिक संहिता का संबंध किस अनुच्छेद से है, तो अनुच्छेद 44 से है। एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि जो समाज के कमजोर वर्ग है यानी कि एससी एसटी है ना, जो इनके शैक्षिक और आर्थिक हितों को बढ़ावा देने से संबंधित कौन सा अनुच्छेद है, तो अनुच्छेद 46 है। यह पॉइंट आपको मालूम होना चाहिए। चलिए, और जो सामाजिक कल्याण को बढ़ावा देता है ना, राज्य के द्वारा सामाजिक कल्याण को बढ़ावा देना, यह कौन सा अनुच्छेद कहता है, तो यह अनुच्छेद 38 कहता है। उसके बाद देखिए अगले नंबर का साथियों क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है कि भारत में किस राज्य ने सबसे पहले पंचायती राज की शुरुआत की थी, आपसे पूछा जा रहा है। चलिए, अगर बात करें साथियों किसने की थी पंचायती राज की स्थापना, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की थी। कहां पर की थी, तो राजस्थान के नागौर जिले में की थी। कब की थी, तो 2 अक्टूबर 1959 को की थी। ये 3 गोल्डन पॉइंट आप लोग ध्यान रखेंगे। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कहां पर की थी, तो वो मैंने आपको बता ही दिया है कि राजस्थान के नागौर जिले में की थी। तो जिन लोगों का भी आंसर यहां पर ऑप्शन नंबर बी है, तो बिल्कुल करेक्ट भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। अब उसके बाद देखिए पहला राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस किसके द्वारा घोषित किया गया, बताइए। देखिए राष्ट्रीय पंचायती दिवस कब मनाया जाता है, तो 24 अप्रैल को मनाया जाता है। अगर पूछा जाए पंचायती राज मंत्रालय के द्वारा मनाया जाता है, तो बिल्कुल साथियों पंचायती राज मंत्रालय के द्वारा मनाया जाता है। लेकिन अगर आपसे यह सवाल पूछा जाए कि पहला राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस किसके द्वारा घोषित किया गया, तो मनमोहन सिंह के द्वारा साथियों घोषित किया गया। यह बात आपको मालूम होना चाहिए। चलिए, तो जिन लोगों का भी आंसर यहां पर है ऑप्शन नंबर बी के साथ, तो बिल्कुल करेक्ट भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। चलिए,
भारत में महिलाओं के लिए आरक्षण साथियों उपलब्ध है कहां पर? महिलाओं के लिए आरक्षण लोकसभा में नहीं है, ना राज्य की विधानसभाओं में है, बल्कि साथियों कहां पर है? पंचायती राज निकायों में। सवाल आपसे बहुत पूछा जाता है कि कहां पर महिलाओं को आरक्षण दिया जाता है, तो पंचायती राज निकायों में महिलाओं को आरक्षण दिया जाता है। आंसर आपका सी के साथ जाएगा। उसके बाद देखिए साथियों, अगले नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है और आपसे पूछा जा रहा है कि भारत में पंचायती राज को स्थापित करने वाले पहले दो राज्य कौन थे? आपसे पूछा जा रहा है। देखिए, पहली अगर बात करें तो राजस्थान और आंध्र प्रदेश का नाम साथियों सबसे पहले आता है। और यह अगर बात करें तो ये क्वेश्चन बहुत आपसे एग्जाम में पूछा जाता है। और पंचायती राज की अगर बात करें तो जो संबंधित जानकारी थी ना, वो मैं आपको साथियों दे चुका हूं। अब उसके बाद देखिए, अगला प्रश्न है कि किस वर्ष में संविधान का संशोधन सबसे पहले किया गया? तो अगर बात करें संविधान में जो सबसे पहले करेक्शन किया गया, सबसे पहले कोई सुधार किया गया या सबसे पहले संशोधन किया गया, तो वो कब किया गया? वो 1951 में किया गया। ये बात आपको मालूम होना चाहिए। तो जिन लोगों का भी आंसर यहां पर ऑप्शन नंबर बी है, तो बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 368 का संबंध किससे? एग्जाम में बहुत ट्रेंड करता है एग्जाम, बताइए। तो अगर संविधान में संशोधन करना है और इसकी जो प्रक्रिया है साथियों, इससे संबंधित है साथियों अनुच्छेद 368। ये बहुत आपके एग्जाम में पूछा जाता है। तो जिनका भी आंसर यहां पर बी है, तो बिल्कुल करेक्ट है। साथियों, अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो तुरंत चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन पर साथियों जरूर क्लिक कर लीजिए और ऑल का एक ऑप्शन होगा, उसको क्लिक कर लीजिए। अगर आप ऐसा कर लेते हैं तो साथियों जो भी वीडियो आपके एग्जाम से रिलेटिव आप तक बहुत आराम से पहुंच जाएगी, नोटिफिकेशन साथियों आप तक पहुंच जाएगा। तो वीडियो को अगर लाइक न किया हो तो तुरंत वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल पर नए हैं तो तुरंत साथियों चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और एक प्यारे से कमेंट के माध्यम से अवश्य बताइएगा कि ये क्लास आपको कैसी लग रही है। चलिए, किसी नए राज्य के गठन के लिए भारतीय संविधान की किस अनुसूची में संशोधन करने की आवश्यकता होती है? तो किसकी बात चल रही है साथियों? क्या आपका राइट आंसर होगा? तो प्रथम आपका राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि किसी नए राज्य का अगर हमें गठन करना है तो पहली अनुसूची में संशोधन करने की आवश्यकता होती है। आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ। चलिए, अब उसके बाद देखिए, अगला प्रश्न है कि भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? तो भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति की अगर बात करें तो नियुक्ति तो साथियों राष्ट्रपति करते हैं। अच्छा, आपसे एक और पूछा जाता है कि जो निर्वाचन आयोग है, इससे संबंधित प्रावधान कौन सा अनुच्छेद कहता है? तो अनुच्छेद 324 किससे संबंधित है? निर्वाचन आयोग से ही संबंधित है। ये आपको मालूम होना चाहिए। और अगर आपसे पूछ लिया जाए कि मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल कितना होता है, तो 6 वर्ष का होता है। या अगर 65 वर्ष उम्र हो जाए पहले, तो 65 वर्ष में ये रिटायर हो जाते हैं। ये पॉइंट भी आपको साथियों मालूम होना चाहिए। उसके बाद देखिए, अगले नंबर का प्रश्न है कि भारत में वोट देने की न्यूनतम पात्रता उम्र क्या होती है? बताइए। क्या इस क्वेश्चन का साथियों सही जवाब हो सकता है? फटाफट बताने की कोशिश करेंगे, बताइए। चलिए, देखिए, अगर बात करते हैं पहले, तो साथियों पहले 21 वर्ष थी कि 21 वर्ष का कोई व्यक्ति अगर है तो वो मत दे सकता है। लेकिन एक संविधान में संशोधन किया जाता है, जो 61वां संविधान संशोधन था, जो कि 1989 में हुआ था। इससे क्या हुआ साथियों? इस सुधार करके 21 वर्ष से हटाकर उम्र को जो किया गया वो 18 वर्ष किया गया। ये बात आपको मालूम होना चाहिए। और इस बात का जिक्र कौन से अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 326 में है साथियों। ये पॉइंट भी आपको मालूम होना चाहिए। तो जिन लोगों का भी आंसर यहाँ पर डी है, तो बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए कि कौन सा अनुच्छेद धन विधेयक को परिभाषित करता है, यानी कि धन विधेयक के बारे में साथियों कौन सा अनुच्छेद कहता है? तो अनुच्छेद 110 कहता है। ये बात आपको साथियों मालूम होना चाहिए। तो जिनका भी आंसर यहां पर ऑप्शन नंबर ए है, बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 343 किसके बारे में है साथियों? बताइए। तो अनुच्छेद 343 जो है ना साथियों, वो संघ की राजभाषा के बारे में बताता है। ये आप लोग ध्यान रखेंगे साथियों। आंसर कुल मिला के अगर आपका है ऑप्शन नंबर बी, तो बिल्कुल करेक्ट है। अगर बात करें अनुच्छेद 343 क्या बताता है, तो संघ की राजभाषा बताता है। पूछा जाए संघ की राजभाषा क्या है, तो संघ की राजभाषा हिंदी है और लिपि क्या है? लिपि देवनागरी है। ये कौन सा अनुच्छेद बताता है? अनुच्छेद 343 बताता है। उसके बाद देखिए, नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है और आपसे यहां पर पूछा जा रहा है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों के हित निहित हैं? अल्पसंख्यकों के बारे में साथियों कौन सा अनुच्छेद कहता है? ये आपसे कुल मिला के यहां पर पूछा जा रहा है साथियों, बताइए। तो अल्पसंख्यकों के बारे में बताता है, हित के बारे में बताता है। जब हम बात करते हैं अनुच्छेद 21 की, तो इसमें प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता की बात की गई है अनुच्छेद 21 में। अनुच्छेद 24 की जब हम बात करते हैं, तो जो 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे होते हैं ना, जो बालक होते हैं 14 वर्ष से कम आयु के, ये किसी भी कारखाने में काम नहीं कर सकते। जो जोखिम भरे काम है ये उनको नहीं कर सकते। ऐसा अनुच्छेद किसमें लिखा है? ऐसा अनुच्छेद 24 में लिखा है। ये बात आपको साथियों मालूम होना चाहिए। अब उसके बाद देखिए, अगले नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है और आपसे यहां पर पूछा जा रहा है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 5 से लेकर अनुच्छेद 11 तक किस पहलू से संबंधित, यानी कि अनुच्छेद 5 से लेकर 11 में किसके बारे में लिखा हुआ है? तो जो भारत की नागरिकता है ना साथियों, भारत की नागरिकता, इसका जिक्र कौन से अनुच्छेद में किया गया है? देखिए, भाग की अगर बात करें तो ये भाग 2 में आता है, ठीक है ना? क्योंकि भाग 1 में साथियों अनुच्छेद 1 से लेकर 4 है और अनुच्छेद 5 से लेकर 11 साथियों ये भाग 2 में है, ठीक है? पहला पॉइंट आपको मालूम होना चाहिए। अगर बात करें ये 5 से लेकर 11 इसमें क्या है, तो भारत की नागरिकता से संबंधित बातें हैं। अच्छा, भारत की नागरिकता हासिल करने के लिए 5 चीजें होना चाहिए। जैसे कि उसका जन्म साथियों अगर भारत में हुआ है तो वो भारत की नागरिकता ले सकता है, मिली जाती है। वंश परंपरा के आधार पर भी होती है, देशीकरण से भी साथियों नागरिकता मिल सकती है और पंजीकरण से भी और भूमि अर्जन के द्वारा भी साथियों। तो कुल मिला के अगर बात करें, आंसर आपका जिनका भी ऑप्शन नंबर ए है, तो बिल्कुल करेक्ट भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। अच्छा, पूछा जाए कि भारत में कैसी नागरिकता का प्रावधान है, तो भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान है। यह भी आपको मालूम होना चाहिए। उसके बाद देखिए, भारत में संघ लोक सेवा आयोग का गठन भारत के संविधान के कौन से अनुच्छेद में किया गया है, यह आपसे पूछा जा रहा है, बताइए।
तो आप लोग ध्यान रखेंगे साथियों, अनुच्छेद 315 जो है ना, 315 ये भारत में संघ लोक सेवा आयोग के गठन के बारे में बताता है। आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ। उसके बाद देखिए, संविधान के किस अनुच्छेद के प्रावधानों के अंतर्गत भारत सरकार ने भारत रत्न और पद्मश्री को प्रारंभ किया था? तो किसकी बात चल रही है साथियों? अनुच्छेद 18 की बात चल रही है, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएगा। अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि स्पृश्यता के अंत का प्रावधान साथियों कौन सा अनुच्छेद बताता है, तो अनुच्छेद 17 बताता है। यानी कि भारत में छुआछूत नहीं हो सकती, छुआछूत का अंत किया गया है। अगर कोई छुआछूत करेगा तो वो साथियों दंड का भागी होगा। तो ये बात किसमें बताई गई है? अनुच्छेद 17 में बताई गई है। ये पॉइंट आपको मालूम होना चाहिए। अनुच्छेद 15 की जब हम साथियों बात करते हैं कि कोई व्यक्ति साथियों भेदभाव नहीं कर सकता कि भैया वो उस जाति का है या वो उस जाति का है, या इसके ये स्त्री है तो इससे भेदभाव करो, या ये पुरुष है तो इससे भेदभाव करो, या ये यहां पर पैदा हुआ था, इसकी जन्मस्थली यहां पर है तो इससे भेदभाव करो। ऐसा नहीं हो सकता साथियों। अगर कोई किसी राज्य का है तो उससे भेदभाव करो, ठीक है, किसी धर्म का है तो उससे भेदभाव करो। तो कुल मिला के अगर कोई राज्य के आधार पर, धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर, लिंग के आधार पर, इन सब के आधार पर भेदभाव करना साथियों एक तरीके से क्या है? प्रतिबंध है। तो ये कौन सा अनुच्छेद कहता है? ये अनुच्छेद 15 कहता है। ये बात भी आपको साथियों मालूम होना चाहिए। चलिए भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। चलिए अब उसके बाद अगर बात करें, सभी नागरिकों के लिए एक तरीके से समान अवसर हैं। समान अवसर की जो बात की गई है वो अनुच्छेद 16 में की गई है। उसके बाद देखिए, नेक्स्ट नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है और यहां पर आपसे पूछा जा रहा है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद ये कहता है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा होती है? तो पहला पॉइंट तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करते हैं? तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति साथियों राष्ट्रपति करते हैं। दूसरा पॉइंट आपको मालूम होना चाहिए कि इसका जिक्र कौन से अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 75 के 1 में साथियों इसका जिक्र है कि राष्ट्रपति के द्वारा ही प्रधानमंत्री की नियुक्ति की जाती है। ये बात आपको मालूम होना चाहिए। और जो और मंत्री होते हैं ना, ये मंत्रिपरिषद में जो होते हैं ना, ये प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति के द्वारा ही इनकी नियुक्ति होती है। तो कुल मिला के अगर आपका आंसर यहां पर ऑप्शन नंबर सी है तो बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए अगले नंबर का प्रश्न, कौन सी अनुसूची के तहत अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में साथियों प्रावधान है? तो यहां पर कौन सी अनुसूची आपको मालूम होना चाहिए? 5वीं अनुसूची में साथियों किसका जिक्र किया गया है? अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में जो प्रावधान है वो कौन सी अनुसूची में साथियों? वो अनुसूची 5 में है साथियों, ये आपको मालूम होना चाहिए। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न है कि भारत के संविधान के लिए कौन से अनुच्छेद के अनुसार राष्ट्रपति के पास अध्यादेश जारी करने की शक्ति होती है? यानी कि जो राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करते हैं ये कौन से अनुच्छेद के तहत साथियों करते हैं? अनुच्छेद 123 के तहत करते हैं। ये बात आपको मालूम होना चाहिए। तो जिनका भी आंसर यहां पर ऑप्शन नंबर ए है तो बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए, भारत के संविधान की कौन सी अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों में जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के संबंध में प्रावधान है? तो कौन सी अनुसूची साथियों? 6ठी अनुसूची आप लोग ध्यान रखेंगे। आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा। भाई बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में चुनाव का उल्लेख किया गया है? तो अनुच्छेद 324 की साथियों अगर बात करें तो इसमें चुनाव का उल्लेख किया गया है। आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न है कि भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थलों और वस्तुओं की सुरक्षा से संबंधित है? तो किस अनुच्छेद की बात चल रही है साथियों? अनुच्छेद 49 की बात चल रही है। ये आप लोग ध्यान रखेंगे। आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ। अगर बात करें अनुच्छेद 48 में क्या है, तो जो कृषि और पशुपालन है ना, इनके संगठनों के बारे में लिखा हुआ है साथियों अनुच्छेद 48 में। यानी कि गांव के वध पर रोक लगाई गई है अनुच्छेद 48 में। ये भी आपको मालूम होना चाहिए। अनुच्छेद 50 की जब हम बात करते हैं तो कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण है। ऐसा कहां पर लिखा हुआ है? ऐसा अनुच्छेद 50 में लिखा हुआ है। उसके बाद देखिए, भारत के संविधान के कौन से अनुच्छेद के अधीन राज्यों के राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति होती है? देखिए अभी आपने देखा कि राष्ट्रपति जो अध्यादेश जारी करते हैं उसका जिक्र अनुच्छेद 123 में कहा गया है। किसमें कहा गया है साथियों? अनुच्छेद 123 में कहा गया है, यानी कि 1, 2, 3 में कहा गया है। लेकिन राज्यपाल जो अध्यादेश जारी करते हैं इसका जिक्र कौन से अनुच्छेद में किया गया है? बस इसमें कुछ नहीं, 200 आप लोग ध्यान रखेंगे, 213। तो देखिए 2 यहां पर आ गया, 1 यहां पर आ गया और 3 यहां पर, 3 यहीं पर रहेगा। तो ऐसे भी आप लोग ध्यान रख सकते हैं। अनुच्छेद 123 और अनुच्छेद 213। 213 बताता है कि राज्यपाल अध्यादेश जारी करेंगे और अनुच्छेद 123 बताता है कि राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करने की शक्ति उनके पास होती है। भारतीय तिरंगा ध्वज में अशोक चक्र का रंग कैसा होता है? तो कैसा होता है साथियों? गहरा नीला होता है। ये बात आपको मालूम होना चाहिए। आपसे एक सवाल पूछा जाता है कि जो झंडा होता है, भारतीय ध्वज होता है, इसका क्या लंबाई और चौड़ाई का अनुपात क्या होता है? तो लंबाई अगर 3 है तो चौड़ाई साथियों 2 होगी, यानी कि 3:2 के अनुपात में साथियों लंबाई चौड़ाई होती है। उसके अलावा आप लोग साथियों यहां पर ध्यान रखेंगे कि राष्ट्रीय झंडा दिवस कब मनाया जाता है? तो 22 जुलाई को राष्ट्रीय झंडा दिवस मनाया जाता है। उसके बाद देखिए, भारत के राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का कितना निर्धारित किया गया है अनुपात? तो अभी साथियों मैंने आपको बताया अनुपात 3:2, यानी कि अगर 3 फीट चौड़ाई है तो 3 फुट क्या होगी साथियों? 2 फुट आपकी चौड़ाई होगी। लंबाई अगर 3 फुट है तो चौड़ाई 2 फुट होगी। अगर लंबाई 3 मीटर है तो चौड़ाई कितनी होगी? 2 मीटर होगी। अब उसके बाद देखिए अगले नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। आपसे यहां पर पूछा जा रहा है कि 1950 में निम्नलिखित में से किस फल को भारत का राष्ट्रीय फल साथियों के
रूप में कहा गया था। तो भारत का राष्ट्रीय फल साथियों कौन सा है? तो आम है, ये बात आपको ध्यान रखना है। चलिए, तो जिन लोगों का भी आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी है तो बिल्कुल करेक्ट है। कई बार पूछा जाता है कि आम का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो मैग्नीफेरा इंडिका ये आम का वैज्ञानिक नाम है। अगर आपसे पूछा जाए कि भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? तो मोर है। और राष्ट्रीय पशु क्या है? तो बाघ है। और राष्ट्रीय फूल पूछा जाए तो कमल आपको बताना है। और राष्ट्रीय खेल साथियों क्या है? एक तरीके से हॉकी हम लोग यहाँ पर कह सकते हैं। जो ऑफिशियल खेल है ना, ऑफिशियल खेल, तो ये आपका हॉकी ही आपको लगाना है। अगर कभी आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए तो उसमें अगर हॉकी भी हो तो हॉकी आप लोग लगा देंगे। चलिए, उसके बाद देखिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है कि भारत का राष्ट्र चिन्ह कहां से लिया गया है? तो भारत का राष्ट्र चिन्ह साथियों ये सारनाथ स्थित अशोक स्तंभ से लिया गया है। तो आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ। और जिन